चलिए बेटा सेकंड चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा चैप्टर है बेटा ये काफ़ी। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बेसिकली भैया ये प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइंस है जो हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, हमारे बिहेवियर में हेल्प करती है कि हम अपनी कंपनी को कैसे रन करना है बेटा। ये जो प्रिंसिपल है ना, नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। जैसे साइंस में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, बट ये जो चैप्टर में हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे ये कुछ रिजिड नहीं है। ठीक है, आपको सही लगता है आप फॉलो करो, आपको लगता है कि भैया नहीं टेलर भैया ने फ्योल भैया ने ये बातें सही नहीं कही, हम अपनी तरीके से इसको इंप्लीमेंट करेंगे, तुम अपने तरीके से करो। ठीक है, तो ऐसे कुछ रिजिड नहीं है ये प्रिंसिपल। अगला हमारे पास आ जाता है बेटा इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड, इस वाले पेज में प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसके है भैया? ये टेलर भैया के। टेलर भैया के 4 प्रिंसिपल है। चारों प्रिंसिपल क्या है? पहला है हमारे पास, अगर मैं अपनी स्टोरी की तरह रिकॉल करूं, हारमोनियम बजाने वाली कहानी अगर याद है, हारमोनियम बजा रहा है, डिस्को कर रहा है, तो हारमोनी नोट डिस्कॉर्ड। उसके बाद साइंस की टीचर आ जाती है, रूल पे जोर से थंब मारती है, साइंस नोटा, ओहो थंब में बेटा, रूल में थंब नहीं, थंब में रूल, सॉरी ब्रो, हो जाता है, तो साइंस नोटा रूल ऑफ थंब। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या नाम है, वो पुलिस को कॉल करता है कि भैया मेरे को साइंस की टीचर ने मारा, मेरा भैया अंगूठा लग गया, कट गया, पट गया। तो कॉप को कॉल करता है, कॉप आता है और भैया कॉप कहता है मुझे हर एक इंडिविजुअल का नाम बताओ जिसने तेरे साथ ऐसे करा, तो कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म। उसके बाद भैया कॉप उसका ऑपरेशन करवाने के लिए उसको कहीं ले जाता है, जैसे उसका ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है तो कॉप खुशी में सबको, ईच एंड एवरी पर्सन को हॉस्पिटल में फिश बांटता है। फिश का मतलब मैंने क्या सिखाया था बीएसटी में स्टार्टिंग में? एफिशिएंसी। डेवडी नाम का कॉप कैरेक्टर है हमारे बिजनेस में, जो अपना कॉप है उसका नाम क्या है? डेवडी, पूरे सिलेबस में। तो डेवडी इज इक्वल टू दी डेवलपमेंट। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास चारों प्रिंसिपल आई थिंक आप लोगों को क्लियर होंगे। अगर किसी को स्टोरी के बिना क्लियर है, अच्छी बात है, इसको स्टोरी के थ्रू याद करने, उनको स्टोरी के लिए एक सेकंड वापस रिकॉल कर रहा हूं। हारमोनियम बजा रहे हैं, डिस्को कर रहे हैं, हारमोनी नोट डिस्कॉर्ड, साइंस की टीचर आती है और थंब में रूलर मारती है, तो साइंस नोट अ रूल ऑफ थंब। तो भैया बच्चा रोते हुए कॉप को फोन करता है, कॉप आता है, पूछता है हर एक इंडिविजुअल का नाम बताओ, कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म। तो भैया वो जो डेवडी नाम का कॉप है उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, जैसी उसकी सर्जरी सक्सेस होती है वो हर एक इंसान को, ईच एंड एवरी पर्सन को फिश बांटता है। फिश बोले तो एफिशिएंसी, तो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ये हमने भैया यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, और नीचे जाके हमारे पास प्रिंसिपल आएंगे, उसके क्या नाम है, फ्यूल के बाद सॉरी टेलर के बाद फ्यूल के। अभी उससे पहले जो फ्लो चार्ट में है उसको पढ़ लेते हैं बेटा। ध्यान से देखेंगे हम लोग कि हमारे पास फंक्शनल फॉरमैनशिप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। फंक्शनल फॉरमैनशिप में हमारे पास एक फैक्ट्री मैनेजर है, इनके अंडर है भैया एक प्लानिंग इंचार्ज और एक है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज की जो टीम होती है बेटा उसमें 4 लोग होते हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर आता है स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, और इन सबको मिला दो तो भैया ये मेरा बन जाता है वर्कमैन। ये मेरे पास क्या बन जाता है? वर्कमैन। ठीक है, उसके बाद हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी बेटा कुछ टेक्निक्स ऑफ द मैनेजमेंट। टेक्निक्स में हमारे पास पहला आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। भैया मेरा जो भी काम है ना उस काम का एक स्टैंडर्ड होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरी कंपनी में एवरीडे नई नई लेबर आएगी, नई नई लेबर जाएगी, मेरी कंपनी में मैनेजर भी बदलते रहेंगे, शेयर होल्डर भी आते जाते रहेंगे, बट मेरी कंपनी की जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है, मुझे उसको हमेशा मेंटेन करके चलना है। ठीक है, अगर आज मैं बात करूं, मैं हल्दीराम जाके भैया छोले भटूरे खाता हूं मालवीय नगर के, फिर मैं लाजपत नगर खाता हूं, फिर मैं गुजरात जाके खाता हूं, मैं राजस्थान खाता हूं, कहीं भी किसी भी स्टेट्स में चले जाऊं भैया मुझे टेस्ट वैसा ही मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि हल्दीराम पूरे इंडिया का सेम हमें पर्टिकुलर माल बेचता है। तुम कहीं भी चले जाओ वहाँ पे वो लेबर मैटर नहीं करती, उन लेबर को सिखाया जाता है कि तुम अगर यहाँ काम करोगे तुम्हें इस वे से इसको बनाना है भैया, इतना नमक डालना है, इतनी मिर्च डालना है, इतना मसाला डालना है भैया, इतना मैदा डालना है, जो भी होगा। अब खाना बनाना तो मुझे नहीं आता, सेम मेरी कंपनी में एक मेरा स्टैंडर्ड है, उसको मेरी टीम ने हमेशा मेंटेन करते हुए चलना है। अगला आ जाता है भैया साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी में हमारे पास 4 चीजें होती है। मेथड स्टडी, हर काम करने का एक करेक्ट मेथड होता है, उस मेथड को पहचान लो और उस मेथड को भैया अच्छे से फॉलो करना है सबने। मेथड पहचानो, जो मेथड बोला है उस मेथड के अकॉर्डिंग काम करो। अगला आ जाता है मोशन स्टडी बेटा। मोशन स्टडी का बेसिकली मतलब क्या समझते हो? ठीक है बेटा, बेसिकली कोई अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है उसको हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे? वेरी गुड। उसके बाद अगला आ जाता है टाइम स्टडी बेटा। मुझे
टाइम, वेरी गुड। हमें पता है टाइम स्टडी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि मुझे पता है ये पर्टिकुलर इंसान या कोई भी इंसान इस काम को कितनी देर में कर सकता है, ठीक है, एक एवरेज टाइम पता है। अगर कोई चीज मान लो अरिहंत कर रहा है 1.5 घंटे में, आकृत कर रहा है 2.5 घंटे में और खुश होकर मेरे पास आ रहा है सर मैंने काम कर लिया, तो डैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ कर रहा था ना काम के वक्त में। काम के वक्त में कुछ भी कर सकता है इंसान, तो हो सकता है कि इतनी वो ब्रेक्स क्यों ले रहा है। तो अगला काम वो ब्रेक का ही है, फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी जितना मुझे याद है, फैटिग स्टडी का मतलब बेसिकली होता है कि इंसान को कितना रेस्ट इंटरवल चाहिए, राइट, कितना रेस्ट चाहिए काम को करने के लिए। 9 घंटे की ड्यूटी में कितना उसका समय बनता है। जरूरी नहीं है कि 9 घंटे की ड्यूटी हर जगह इंप्लीमेंट होती है, कहीं पे भैया 3 घंटे के बाद भी आधे घंटे का रेस्ट देते हैं क्योंकि काम ही इतना ज्यादा वर्कलोड है। 1-1 घंटे के बाद ही बोल 10 मिनट बैठ जा भाई अब तू, क्योंकि ये जो काम होता है ये डिपेंड करता है, ठीक है। कोई डाउट इस बात पे? पक्का 100% क्लियर है। उसके बाद आ जाता है आखिर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का बेसिकली मतलब है इसमें भैया 2 चीजें होती है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में। एक तो इंसान को उसकी भैया हक की कमाई जरूर मिले, प्लस जो इंसान प्रोडक्टिव वे से अच्छे तरीके से इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर रहा है उसको उस चीज का बोनस भी मिले, ठीक है। एक टारगेट से ऊपर अगर वो जा रहा है तो उसको उस टारगेट के ऊपर की कमाई भी मिले। तो ये हमारे पास आ जाता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के अंदर, ठीक है बेटा जी। इसमें मेरे अकॉर्डिंग खाली यही इंपॉर्टेंट है, और कुछ होगा तो देखेंगे। अगला आ जाता है हमारे पास मैनेजमेंट के बेटा, 1 सेकेंड और तो नहीं है, बस यही है, ठीक है, लास्ट पेज होगा। तो बेटा मेरे पास अगला आ जाता है मैनेजमेंट के फीचर्स। नेचर आ जाए क्वेश्चन में, फीचर्स आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, बेटा एक ही बात है। तो मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है, इसके लिए भी हमने एक स्टोरी बनाई थी कि प्रिंसिपल वगैरह जितना मुझे याद है यूनिवर्स में अपना घूम रहे होते हैं एप्पल को लेके, ठीक है ना। प्रिंसिपल वगैरह एप्पल लेके यूनिवर्स में घूम रहे होते हैं। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी वो भैया यूनिवर्स से जैसे नीचे धरती में प्रकट होते हैं तो एक जर्नल जी गाइड से बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तो अगला आ गया जर्नल गाइडलाइन। तो भैया जैसी वो एप्पल वो जर्नल जी को देते हैं, जर्नल जी बच्चों को देते हैं कि बेटा ये पकड़ो एप्पल, इससे एक्सपेरिमेंट करो और प्रैक्टिस करो। तो फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो जब बच्चे उसके ऊपर प्रैक्टिस करते, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बच्चे देखते हैं भाई ये जो यूनिवर्स से एप्पल आया है ये अपनी शेप बदल रहा है ऑटोमेटिकली, तो एप्पल कितना फ्लेक्सिबल है। तो अगला पॉइंट फ्लेक्सिबल। उसके बाद भैया बच्चों को पता नहीं क्या होता है, वो अचानक से एप्पल को कोन में डालते हैं और कोन के बाद टिन में डाल के भाग जाते हैं। तो कॉन्टिंजेंट, जितना मुझे याद है ये स्टोरी मैंने आप लोगों को करवाई थी। हाँ एक मेनली बिहेवियर भी था, राइट। तो जब वो कोन में, वेरी गुड, तो जब वो बेटा कोन में उस पर्टिकुलर एप्पल को डाल के टिन में डाल के भाग जाते हैं तो जो मुझे याद है कि मैनी बीज आती है और उसको उठा के ले जाती है। तो मैनी से मेनली और बी से बिहेवियरल। तो अच्छी बात है अगर तुम्हें ये याद है बेटा। 20 कुछ हाँ वो शॉर्ट वर्ड, हाँ ठीक है। जैसे डेवडी के लिए डेवलपमेंट था, ऐसी 20 इज इक्वल टू बिहेवियरल था। और जिसको ये सब कुछ बातें नहीं समझ आएगी क्या बातें हो रही है भैया, आपने कभी ऐसा कराया भी था, वो इग्नोर करो। तो फिलहाल यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जर्नल गाइडलाइन, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मेनली बिहेवियरल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉन्टिंजेंट एंड फ्लेक्सिबल बेटा। उसके बाद अगला हमारे पास आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी खास नहीं है, बट स्टिल हम पढ़ लेते हैं बेटा। इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पहला, गिव्स मैनेजर यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। भैया मैनेजर को जगा देते हैं कि रियलिटी क्या है, उसको फेस करना सीख भैया तू, कि भैया मांग क्या रही है दुनिया हमसे। सेकेंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। वो हमें ये सिखा देते हैं प्रिंसिपल कि तुम्हें अपने रिसोर्सेज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, उसको सही वे से यूटिलाइज करना है। थर्ड, वो हमें ये सिखा देते हैं साइंटिफिक डिसीजंस विच आर फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रीजुडाइज। भैया जो साइंटिफिक डिसीजंस होती है ना, उसमें कोई बायसनेस नहीं होती है, ठीक है। जो हम इमोशनल डिसीजन लेते हैं, दिल से डिसीजन लेते हैं, वह हम बायस्ड हो सकते हैं, बट जो साइंटिफिक डिसीजन है उसमें कोई भी बायसनेस नहीं होती है। फोर्थ, हमें प्रिंसिपल सिखाता है कि कैसे इन्वायरमेंट के चेंजेस को हमने उस बदलाव में भी सर्वाइव करना है। इन्वायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो हमें उसमें भी क्या करना है बेटा, सर्वाइव करना है। अगला आ जाता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि प्रिंसिपल हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर वे से फुलफिल करना है। और लास्ट, मैनेजमेंट को प्रॉपर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। इसकी स्टोरी मुझे नहीं याद, मैं भूल गया, पता नहीं क्यों। हाँ ये मैंने शायद पढ़ाई नहीं थी, लिखवाई हुई है नोट्स में।
चलो जो भी है, फिलहाल अभी मुझे खुद ध्यान नहीं उसकी स्टोरी। चलो अब हमारे पास आ जाता है बेटा प्रिंसिपल्स, उसके क्या नाम है, फ्योल भैया के। तो बेटा फ्योल भैया के क्या क्या प्रिंसिपल है? पहला है मेरे पास डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है? काम को डिवाइड कर लो, सारा काम खुद मत करो भैया, सारा काम खुद करोगे तो भैया काम खराब ही करोगे, ठीक है ना। हर इंसान एक पर्टिकुलर फील्ड में ही माहिर है, लिमिटेड काम करोगे उसमें एक्सेल पालोगे और ग्रोथ हो जाएगी। अगला आ जाता है डिसिप्लिन। कंपनी में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर बोला 9 बजे आना है तो 9 बजे आना है, जो काम बोला है वो काम वैसे ही होना चाहिए। जिस कंपनी में डिसिप्लिन नहीं है वहां कभी ग्रोथ नहीं हो सकती है। अगला आ जाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बेटा अगर सारी बोलेंगे भाई तू मेरी सुन, ये कर, मेरे अकॉर्डिंग चल, तो काम नहीं बनेगा। एक ही बंदा पूरी टीम को देखो एक साथ लेके चल रहा है। अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक लीडर है, सबका हाथ पकड़ के एक साथ चल रहा है कि बस तू मुझे जो मैं कह रहा हूं मेरी बात सुनता जा। अगला आ जाता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। बेटा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब है कि इंसान को उसकी मेहनत की कमाई 100% दो। स्केलर चेन कहता है कि भैया तुम लोग डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, ठीक है। तुम्हारे को अगर बात करनी है तो तुम्हें वहां पे कनेक्शन फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद नीचे 2, दूसरा तीसरा, ऐसे। मतलब अगर तुम्हें मान के चलो फॉर एग्जांपल है 5 फ्लोर है, हाईएस्ट फ्लोर का मतलब है हायर लेवल मेरी मैनेजमेंट का, तो ग्राउंड फ्लोर वाले को पहले फर्स्ट फ्लोर वाले के पास जाना है, फर्स्ट वाले को सेकंड, सो ऑन। बट इसी स्केलर चेन का एक पार्ट होता है, यहां नहीं लिखा, दैट इज भैया गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक कहता है कहीं भी कोई भी किसी से भी आपस में बात कर सकता है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम हम फ्लोर नहीं ढूंढेंगे। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्विक की बात ही करते हैं। कल रात को जब अर्थक्विक आया बेटा, उस समय हम ये नहीं सोच सकते थे कि भाई फर्स्ट फ्लोर वाले सो रहे हैं, सोने दो बेटा, भगाना है उनको, भाई जाग, सो मत, उठ जाओ, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, ज्यादा सोना भी नुकसान होता है बेटा। उसके बाद अगला आ जा, अर्थक्विक का नहीं पता किसको बेटा? नहीं पता, अच्छा सही है ना, गुड है। तो भाई सभी सो रहे होंगे, तू जाग रहा था? हम दो कैसे जाग सकते हैं? ऐसे बोलना भाई, हम 2 जाग रहे थे, हम 2 सो रहे, मतलब अच्छा नहीं लगता बेटा, क्योंकि जाग रहे थे, पेपर काटने के बाद सो गए चलो यार, चलो छोड़ो। इक्विटी बेटा, इक्विटी मतलब सब बराबर है बेटा, कोई भी भेदभाव कंपनी में नहीं होना चाहिए धर्म वर्म के नाम पे। हाँ नहीं, रेम्यूनरेशन का बेसिकली बेटा मतलब हो गया आपको आपकी कमाई बराबर मिलनी चाहिए। इक्विटी में आप ये इसमें ऐड कर दो, रिलीजियस, कास्ट, जेंडर के अकॉर्डिंग लिख दो आप। कम पैसे दे रहे हैं, वो इक्विटी के अंदर आ गया। हाँ हाँ, तो रेम्यूनरेशन आ गया, ठीक है। इनिशिएटिव बेटा, इनिशिएटिव का मतलब है कि जब आपकी कंपनी में लोग, आपके एम्प्लॉयज कोई आपको आइडिया दे रहे तो उस समय हमें ऐसे नहीं करना है, हमें उनकी बातों को सुनना है, ठीक है। क्या पता कोई कैसा सॉलिड आइडिया मिल जाए। प्लस कंपनी को भी यहाँ पे ये लगता है, सॉरी एम्प्लॉयज को भी यहाँ पे ये लगता है कि भैया कंपनी हमारी इज्जत करती है, हमारी बातें सुनती है। बट अगर तुम हर चीज में ये बोलो तू बताएगा, अरे भैया मत सुनना उसकी, बट एटलीस्ट वो कोई आइडिया दे रहा है, क्या पता वो सच में तुम्हें सक्सेस मिल जाए। तो इनिशिएटिव कहता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज को पूरा राइट देना चाहिए कि तुम भी पार्टिसिपेट करो बेटा। उसके बाद आ जाता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भैया तू कमांड दे सकता है, तू इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आ जाता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? एक डायलॉग था, वन बॉस वन प्लान वाला कॉन्सेप्ट होता है, वन हेड वन प्लान वाला, ठीक है ना बेटा। अगर आपकी कंपनी 10 प्रोजेक्ट में काम कर रही है तो 10 प्रोजेक्ट के 10 हेड बना दो, वो बेटर है, ठीक है। मतलब ये ना हो प्रोजेक्ट ए में 10 हेड है, वो खिचड़ी कर देगा भाई, तुम किसकी सुनोगे। अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग हेड बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू दी जनरल इंटरेस्ट। बेटा देखो, हम लोगों को यहाँ पे मेरा मेरा नहीं करना, हमें सबको एक साथ लेके चलना है। अगर मुझे कोई ऐसी चीज फील होती है, इसको लगता है कि भैया मैं ठीक हूँ, उसको लगता है मैं ठीक हूँ, बट तुम्हें लगता है कि तुम सब ठीक हो, तो इन दोनों को सबके साथ ही चलना बेटर रहेगा। यही है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल, अपने इंटरेस्ट को त्याग के जनरल इंटरेस्ट, यही पढ़ाया था ब्रो, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। उसके बाद सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा सेंट्रलाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हाँ,
कि टॉप लेवल अपने पास ऐसे समझ लो इसको इजी वे में, ठीक है, ये टॉप लेवल सारी चीज अपने तक रख रहा है, आगे नहीं पहुंचा रहा, अभी अपने पास ही रख रहा है। जब उसको उस चीज को पूरी कंपनी में फैला देगा तो डिसेंट्रलाइजेशन ऐसे बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखो इन्होंने डायग्राम बनाया, मुझे नहीं पता बुक में ये सेम डायग्राम है या नहीं है, सेम है तो भी ठीक है, नहीं तो तुम इस तरीके से चीजों को अपना पेपर में प्रेजेंट कर सकते हो, इसके मार्क्स मिलते हैं बेटा फ्री के, ठीक है ना। अब मान लो आपकी इंग्लिश गलत थी या कुछ आपने कम डिटेल में लिखा है, ये डायग्राम ही आपको नंबर दे जाएंगे, ठीक, ये भी भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद बेटा अगला हमारे पास आ जाता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या कहता है? अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। बेटा जब आप कंपनी में सुबह उठ के आते हो तो क्या आपको सारी चीजें उस जगह पे मिलती है? यस मिलती है। तो जब आप जाते हो तो आपको वही चीज वहीं पे रख के जानी है। ये ना हो कि भैया आपका कीबोर्ड कहीं और पड़ा है, जिस हेडफोन से काम कर रहे थे वो भैया किचन में रह गया है, ठीक है, गलती से कंप्यूटर की वायर आपने निकाली थी कि भाई ये भी चल नहीं रहा, हैंग हो रहा है, बाद में डालूंगा, फिर भूल गए डालना। तो ये सब चीजें नहीं हो, पेपर्स वगैरह इधर उधर होए पड़े हैं, ये खिचड़ी आपको नहीं करनी। जैसे आए थे मिली थी कंपनी तैयार, जाओगे कंपनी को भैया तैयार करके जाना है। और ये लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन भी है, घर पे भी फॉलो करो। बेटा अगला आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल हमें ये कहता है कि हमें अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को स्टेबल करके रखना है भाई। ये नहीं चल निकल चल निकल, अरे नहीं भाई कितनों को निकाल लोगे, नुकसान तुम्हारा ही है। तुम ये लगा के चलो, तुमने आज किसी को रखा, आज निकाला, फर्क नहीं पड़ेगा, 2 महीने बाद निकाला फर्क नहीं पड़ेगा, 2 साल बाद निकालोगे बहुत फर्क पड़ेगा। 2 साल के अंदर अंदर उसने आपकी कंपनी में सब कुछ सीख लिया है, वो भैया प्रॉपर वेल एजुकेटेड हो चुके हैं उस फील्ड में। आज तुम उसको 50,000 दे रहे हो, दूसरा कॉम्पिटिटर उसको लाख रुपए भी दे देगा, ठीक है। तुम ये लगा के चलो, तुम्हारे को उस बंदे की जरूरत है। तो बेटी स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या कहता है कि कुछ भी ऐसा करो, देखो हर चीज का एक सोल्यूशन होता है, बैठो बात करो, डिस्कस करो, अगर वो कोई बात से नाराज है या तुम किसी बात से नाराज हो, सोल्यूशन निकालो और कोशिश करो कि भैया वो तुम्हारी कंपनी में ही रुका रहे, वो कंपनी छोड़ के ना जाए। तुम्हारा ही घाटा है, एम्प्लॉय का घाटा नहीं है, याद रखना। अगर एम्प्लॉय में दम है, लल्लू है तो मैं कुछ नहीं कह सकता भैया। उसके बाद अगला आ जाता है स्पिरिट द कॉर्प्स। स्पिरिट द कॉर्प्स क्या कहता है? टीम वर्क। रिप्लेस आई विद वी, ऐसी समझ लो। रिप्लेस आई विद वी का मतलब हो गया स्पिरिट द कॉर्प, मैं हटाओ हम ले आओ। तो भैया मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर में आप लोगों का यही है। लेट्स सी, हाँ अब ये चैप्टर यहां से फिलहाल हमारा खत्म हुआ, ठीक है। अब मैं आपको इसके कुछ एमसीक्यू दे रहा हूं वापस से, आप पहले वो करो, फिर हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।